जो वेक्टर होता है ना, उस वेक्टर की जो लंबाई होती है वही उसका परिमाण होता है। बताया तो था 5 मीटर उत्तर की ओर, तो 5 मीटर परिमाण है, वेक्टर बनाओ, उसके ऊपर लिख दो 5 मीटर, याद आ गया। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो बी वेक्टर है। दो वेक्टर को जब जोड़ते हैं ना, तो उनके बीच में जो एंगल होता है इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। जब इन दोनों वेक्टर को माइनस करना है तो दो तरीके हैं। अगर ये एंगल यूज करना है तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab cos। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है, जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो एक सवाल करते हैं, देखो। क्वेश्चन से हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सवाल है, ए व बी को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ए प्लस बी ए के लंबवत है। एवं ए प्लस बी का परिमाण बी के परिमाण का बी के परिमाण का 0.5 गुना है। ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करें। ए और बी के बीच में आपको कोण निकालना है। वैल्यूज हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। करो बेटा, ट्राई करो। अच्छा सवाल है। फाइन, देखें कुछ आया आंसर किसी का? कोई बात नहीं, चलो ए ऑप्शन किसका है? बी, सी, ओके, डी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली फाइन, रिलैक्स करते हैं। देखो, ए व बी को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ए प्लस बी ए के लंबवत है।
सवाल को ढंग से सुनना है और सॉल्व करना है। सवाल ये बोल रहा है, मान लेते ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो ए प्लस बी मतलब सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कैसे होगा त्रिभुज संबंधी योग के नियम से, बताओ बेटा। ऐसे होगा, ये है सी वेक्टर। सवाल बोल रहा है ए प्लस बी को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ए प्लस बी मतलब सी ए के लंबवत है। मतलब ये जो सी है, जो ए और बी को जोड़ने से आएगा, वो इस ए के लंबवत है। तो ऐसा तब हो सकता है ना जब ए वेक्टर ऐसे हो, बी वेक्टर ऐसे हो, सॉरी ए वेक्टर ऐसे हो, उसके बाद में आपका बी वेक्टर ऐसे जाए, तब सी वेक्टर जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, अब इसको आप ए प्लस बी बोल लो या सी बोल लो, वो इसके 90 डिग्री पर होगा। तो ऐसे कभी कभी थोड़ा सोचना पड़ जाता है, सही है ना। चलो ठीक, तो थोड़ा दिमाग लगा के हमने ये सोच लिया कि ऐसे ए वेक्टर है, ऐसे बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है ना, ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है। ये सवाल बोल रहा है, अच्छी बात है, ये एंगल निकालते हैं। अच्छा एक बात और बोली है उसने, क्या? ए प्लस बी का जो परिमाण है, वैल्यू है, वो बी के परिमाण का 0.5 गुना है। परिमाण समझते हो, वैल्यू, वैल्यू समझते हो। जो वेक्टर होता है ना, उस वेक्टर की जो लंबाई होती है वही उसका परिमाण होता है। बताया तो था 5 मीटर उत्तर की ओर, तो 5 मीटर परिमाण है, वेक्टर बनाओ, उसके ऊपर लिख दो 5 मीटर, याद आ गया। तो यहां पे यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो बी वेक्टर है। ये लंबाई अगर एक्स है मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक की लंबाई जो कि ए प्लस बी वैक्टर का परिमाण है, वो सवाल ने दे रखा है कि 0.5 इंटू एक्स होगा। ये दूसरी बात है जो सवाल से निकल करके आती है ना। ठीक है साहब, पक्का। बी का परिमाण एक्स है तो ये 0.5 एक्स हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा अप्लाई करके देखें। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 0.5 अपॉन कर्ण कितना है? 0.5 इंटू एक्स, एक्स एक्स कट गया, ये आ गया 1/2। तो थीटा, साइन थीटा 1/2 कब होता है? अरे यार सर, जब कॉस 60 1/2 होता है तब साइन 1/2 होता है। मतलब साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो बच्चों को भी याद होगा। तो आंसर कितना हो गया? 30 डिग्री? नहीं, ये एंगल आया 30 डिग्री। ये वेक्टर ए है, क्या है ना, जेई में थोड़ा सा अलर्ट रहा करो, नीट में अलर्ट रहा करो। ये एग्जाम ऐसे नहीं है, थोड़ा इनमें चीज़ें घुमा घुमा के पूछते हैं। अभी आपने जो एंगल निकाला है ना, वो ए और बी के बीच में नहीं निकाला, वो तो ये वाला एंगल है, ये आया है 30 डिग्री। पर ए और बी का बीच का एंगल ये थोड़ी है। अच्छा, एंगल कब चेक करते हैं? एंगल तब चेक करते हैं जब दोनों वेक्टर्स की पूंछ से पूंछ मिली हुई होती है। इन दोनों वेक्टर्स की पूंछ से पूंछ तो मिली भी नहीं है, तो पहले इस ए वेक्टर को उठा के आगे लाना पड़ेगा। तो इसको उठा के आगे लेके आ जाओ। अब सही है, वेक्टर को उसके समांतर हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, सिखाया था। वेक्टर्स को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब आपको जो एंगल चाहिए ना वास्तव में बेटा, वो ये वाला एंगल चाहिए, दिस एंगल यू नीड। तो दिस एंगल इज, अगर ये 30 डिग्री है, अब देखो ये पूरा 180 है, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30 बराबर
150 डिग्री, तो दिस 150 डिग्री इज योर। तो एकदम अलर्ट होकर के सवाल किए जाते हैं ना, बहुत अच्छे से अलर्ट होकर के सवाल करना। कर लो कॉपी। चलो नाउ हेडिंग लिखो। अब हम सीखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हेडिंग लगाएंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पुट ऑन द हेडिंग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ जी, तो बहुभुज संबंधी चलो देखें। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं भी जाते हैं तो बात बन जाती है? बहुत अच्छी बात है, काफ़ी प्रसन्नता हुई मेरे को देख करके। क्योंकि देखो, सिलेक्शन के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, इस समय मिले, और समय कैसे मिलता है वो आपको पता है। चलो तो देखते हैं बहुभुज संबंधी त्रिभुज योग का बहुभुज संबंधी योग का नियम कैसे है। जैसे बेटा एक वेक्टर है जो ऐसे है, ये एक भुजा है ए वेक्टर बहुभुज की, फिर इसके ठीक बाद में बहुभुज की दूसरी भुजा है ऐसे। कितनी भुजाएं हो सकती हैं? बी वेक्टर। इस ए वेक्टर के ठीक बाद में ये बी वेक्टर है, फिर बी वेक्टर के ठीक बाद में ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर के ठीक बाद में ये डी वेक्टर है। तो ये सारे वेक्टर जितनी भी भुजाएं हैं, ये सारी की सारी भुजाएं एक के बाद एक हैं। ए वेक्टर के बाद में बी वेक्टर है, बी वेक्टर के बाद में सी वेक्टर है, सी वेक्टर के बाद में डी वेक्टर है। लास्ट वेक्टर या ऐसा वेक्टर जो अपोजिट होगा, ये देखो, जो अपोजिट होगा, अपोजिट का मतलब समझ गए ना, इसके बाद ये था, उसके बाद वो था, उसके बाद वो था, ये अपोजिट हो गया। इसके बाद सही होता सीधा ऐसे कैसा, ये अपोजिट हो गया। तो जो अपोजिट होगा, जो अपोजिट होगा वो बाकी सबके योग के बराबर होगा। ये है बहुभुज संबंधी योग का नियम। मान लो जितने सदिशों को जोड़ना है वो n है, ठीक है? तो आप, अब मैं आपको समझाता हूं। जितने सदिशों का योग करना है
अपन यहां कितने सदिशों का योग कर पाए हैं बताओ। सर ए बी सी डी इन चार को जोड़ पाए। तो मान लो आपको n सदिशों का योग करना है, तो पॉलीगन की भुजाएं कितनी होनी चाहिए, बहुभुज की भुजाएं कितनी होनी चाहिए, बहुभुज की भुजाएं कितनी होनी चाहिए बताओ। अगर आपको n सदिशों का योग करना है तो बहुभुज की भुजाएं होनी चाहिए n+1। भाई आपको चार सदिशों को जोड़ना था, पर चार को तो जोड़ रहे हो ना आप, 1 2 3 4, पांचवी भुजा भी तो चाहिए जो अपोजिट होगी और इनके योग के बराबर होगी। तो चार को जोड़ रहे हो तो पांच बहुभुज, पांच भुजा का बहुभुज चाहिए। पांच वेक्टर जोड़ रहे हो शैलेश, 6 चाहिए। 6 वेक्टर जोड़ रहे हैं, 7 चाहिए। समझ रहे हो, अगर n वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो n+1 भुजाओं की हमें आवश्यकता है। ठीक है, इसमें से n भुजाएं सभी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी और जो एक भुजा होगी वो इनके परिणामी को प्रदर्शित करेगी, है ना, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने समझने की कोशिश की कि एक पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसा दिखाई देता है। चलिए लिख लीजिए साहब। अब लिखिए सदिशों के प्रकार देखने की कोशिश कर रहे हैं। समतलीय सदिश, को प्लेनर वेक्टर्स, समतलीय सदिश को प्लेनर वेक्टर। देखो को प्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है, वे सदिश जो एक ही तल में होते हैं उसे को प्लेनर सदिश बोलते हैं। इसमें कैप्सूल ये है कि दो सदिश सदैव, दो सदिश सदैव कोप्लेनर होते हैं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि लाइन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब क्या होता है। देखो आपने कार्तीय चिन्ह परिपाटी बचपन में पढ़ी होगी ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो ये एक्स एक्सिस एक लाइन है ऐसे, वाई एक्सिस एक लाइन है, जेड एक्सिस एक लाइन है। जब आप किन्हीं दो अक्षों को मिलाते हो तो उससे एक तल का निर्माण होता है। जैसे एक्स और वाई, ये एक तल है जिसे हम बोल सकते हैं एक्स वाई तल, ऐसा। तो ये एक तल है जिसको हम एक्स वाई तल बोल सकते हैं। इसी प्रकार बेटा ये एक तल है,
ये वाला, जिसे हम YZ तल कह सकते हैं। अच्छा था, तल को थोड़ा और आसान शब्दों में समझाओ तो ये देखो, जैसे ये एक लाइन है तो ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये तल है, इसमें ये एक्स एक्सिस भी है, इसमें वाई एक्सिस भी। ये देखो, ये एक्स वाई तल है, ये एक्स वाई तल ऐसा होगा। अच्छा, वाई एक्सिस कहाँ पर है? वाई एक्सिस ऐसे ऊपर है, जेड एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ है, तो वाई जेड तल कैसा दिखेगा? ये वाई जेड तल है, ये वाई जेड तल है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये जो तल आपको दिख रहा है ये वाई जेड तल है। फील आ रहा है? अच्छा, ऐसे ही अपन ऐसे देखें, ये जो है ये एक्स जेड तल है, ये ऐसे होगा, एक्स ऐसे है, एक्स ऐसे है, जेड ऐसे है, तो ये जो तल है ये एक्स जेड तल है। तो आपको तल का मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सबको? अच्छा, एक काम करते हैं, कोई भी दो वेक्टर लेकर के देखते हैं। जैसे एक वेक्टर मान लो आपने ऐसे ले लिया, एक वेक्टर आपने ऐसे ले लिया, क्या ये दोनों वेक्टर एक तल में है? क्या इनका तल सेम है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये ए वेक्टर इस बोर्ड के तल में है, बी वेक्टर भी बोर्ड के तल में, हाँ इनका तल सेम है। अपन एक काम करें ना, दो वेक्टर आपका मन करे वैसे ले लो, वो हमेशा एक ही तल में होते हैं। मैं प्रूफ करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, सर एक काम करो, इन दो वेक्टर को ऐसे रख लो, मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है? क्या ये एक तल में है? ये इनका तल है, देखो एक ही तल में है ना? ठीक है, आपका आप बोलोगे सर एक काम करो ना, इस वेक्टर को ऐसे घुमा लो, अच्छा अभी भी एक ही तल में है, ये देखो अब तल ये हो गया, अब इस तल में दोनों हैं। अच्छा सर एक काम करो, क्या करें, इसको घुमा लो ऐसे, क्या अभी भी एक तल में है? यस, ये वाला तल देखो इस तल में है। तो दो वेक्टर हमेशा एक ही तल में होते हैं, इसलिए मैंने बोला कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन सेम प्लेन। तीन वेक्टर में पंगा होता है, कैसे देखना, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, ये तीन वेक्टर हैं ए बी सी, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां तो ए वेक्टर का प्लेन भी यही है, बी का भी यही है, सी का भी यही है, तो ए बी सी एक ही तल में है। तो ए बी सी एक ही तल में है, तो फिर ये हो जाएंगे आपके क्लोपिलर वेक्टर। अच्छा, अब ऐसे बताओ, एक ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, और सी वेक्टर ऐसे है। क्या इसका मतलब समझते हो? देखो, एक त्रिभुज, एक तीर है, त्रिभुज नहीं, एक तीर है, अगर ये तीर तुम्हारी तरफ आ रहा हो ऐसे, तो अगर ये तीर तुम्हारी तरफ आ रहा हो तो तुम्हें तीर का क्या दिखेगा? डॉट। तो डॉट का मतलब होता है, तुम्हारे हिसाब से लिख रहा हूं, कागज के, हमेशा याद रखना इसको, कागज के तल के लंबवत, कागज का तल ये हो गया, मेरे लिए तो जैसे स्मार्ट बोर्ड है, बट आप लोग कॉपी में लिख रहे हो तो हम उसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, और अगर इस तीर को पीछे से देखोगे ऐसे, तो पीछे से तीर का क्रॉस दिखेगा, तो कहीं पे क्रॉस, आपने 9-10 में भी कन्वेंशन पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में, क्रॉस का मतलब होता है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। कागज के तल के लंबवत अंदर की। तो यहाँ पे एक वेक्टर है ए जो कि ऐसे है, दूसरा वेक्टर है बी जो कि ऐसे है,
और तीसरा वेक्टर है सी जो कि आपकी तरफ है, ऐसे है। अब बताओ क्या ये तीनों वेक्टर एक ही तल में है क्या? यहाँ तो एक तल में है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पे तीनों एक ही तल में है क्या? क्या ये एक तल में है? देखो, दिख रहा है? इन दोनों का जो तल है वो सेम हो सकता है, और ये तीसरा अलग हो गया, इसका तल तो ये होगा। फिर इन दोनों को सेम किया तो ये अलग हो गया, इन दोनों को सेम किया तो वो अलग हो गया, और अगर इन दोनों को सेम करेंगे तो वो तीसरा अलग हो जाएगा। कोई दो एक में हो सकते हैं, दो तो हमेशा ही एक में होते हैं, पर ये तीनों एक तल में नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ए बी व सी तीनों कोप्लेनर नहीं है। अगर ए और बी का पूछता, बी और सी का पूछता, ए और सी का पूछता, तो हम बोल देते हैं, पर तीनों एक साथ देखेंगे तो दे आर नॉट कोप्लेनर, ये कोप्लेनर नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया है कोप्लेनर वेक्टर का सभी बालकों को? बहुत बढ़िया। अब लिखिए को लीनियर वेक्टर। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर लिखवा दूंगा। ये तो लिख ही लिया होगा इधर वाला ना। को लीनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है संरेखीय सदिश। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश का मतलब है जो एक ही रेखा में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। तो संरेखीय सदिश जो एक ही रेखा में है, एक ही लाइन में है। जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा भी ऐसे ही है। तो जैसे ये ए वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर, इसी लाइन के अलोंग, दोनों वेक्टर एक ही रेखा के अलोंग है। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल देखें, इस केस में तो 0 डिग्री है। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो वो संरेखीय सदिश होते हैं, एक ही लाइन में चलते हैं। ठीक है, अच्छा। ये ऐसा होता। क्या ये संरेखीय सदिश है? क्या सी वेक्टर और डी वेक्टर संरेखीय सदिश हैं? बिल्कुल है सर, एक ही लाइन में तो है। ये ऐसे माना अपोजिट है, बट है तो एक ही लाइन में, तो एक ही रेखा पर कार्यरत, एक ही लाइन में, तो है तो एक ही लाइन में। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है सर। थीटा इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री है। तो थीटा इज इक्वल टू 180 पे भी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये दो वेक्टर कोलिनियर है क्या? बताना बेटा। क्या ये कोलिनियर है क्या? यस, ये भी कोलिनियर है। क्या बताया था मैंने? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल देखो, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है। एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री कोलिनियर होता है। पर सर दिख तो नहीं रहा, तुम देखना नहीं चाह रहे, दिख तो रहा है। क्या वेक्टर्स को उनके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं? अगर वेक्टर को उनके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं तो इसको उठाओ, यहाँ रख दो, इसको उठाओ, यहाँ रख दो, लो, हो गया। मतलब आप एंगल देख के फैसला करना बेटर रहेगा। 0 डिग्री या 180 होगा, आप उसको कोलिनियर बोल सकते हो। उठा के तो ला सकते हैं ना, दोनों पैरेलल हैं, तो वेक्टर को तो उसके पैरेलल आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। तो वो वाला पॉइंट अपन कैसे भूल सकते हैं? उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना होगा। अब हम एक शानदार चीज़ सीखने जा रहे हैं, जानदार चीज़ सीखने जा रहे हैं। लिखिए हेडिंग, सदिशों को घटाना।
सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, सदिशों को घटाना। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। दो वेक्टर्स को घटाना। ठीक है, अब केवल सुनना, काम की चीज़ है बहुत। मतलब मान लो कोई दो वेक्टर आपको दे रखे हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनको आपको माइनस करना है। जैसे ये ए वेक्टर है, ऐसे ये आपको ऐसे ए वेक्टर दे रखा है, ये आपको ऐसे बी वेक्टर दे रखा है, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो थीटा किसके बीच का कोण है? ए व बी के मध्य कोण है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को घटाना है, माइनस करना है। फिजिक्स में इस तरह की चीज ऐसे डिफाइन नहीं होती है। हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को घटाएं, इसका कोई डायरेक्ट कुछ है नहीं, हम जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ क्या करते हैं? हम ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाने की जगह ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि हम ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर जोड़ देते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को घटाना या फिर ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर जोड़ना एक ही तो बात है, क्या दिक्कत है? अच्छा, माइनस का बी वेक्टर कहां दिखेगा? आपको पता है अगर ये बी वेक्टर है तो इसी परिमाण का, सेम इसी परिमाण का इसके अपोजिट ऐसे माइनस का बी वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को घटाना या ए वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ना एक ही बात है, सही है? या तो आप ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा दो, मतलब इस वेक्टर में से इसको माइनस कर दो, एक बात, या फिर आप इस वेक्टर में इसके नेगेटिव को जोड़ दो, एक ही बात है। क्या दो वेक्टर्स को जोड़ना आता है? बिल्कुल आता है सर। क्या करते हैं सर? वो समांतर चतुर्भुज संबंधी योग के नियम से कर लेते हैं। आप एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, इन दोनों के यहां से जो पास होगा ये इन दोनों का परिणामी होगा। तो ये होगा ए वेक्टर प्लस इस वेक्टर का योग, और मजे मजे में हमको क्या मिल जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, एक बात बताओ, दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका परिमाण कितना होता है? इसका परिमाण कितना होगा? वैल्यू कितनी होगी? पता है आपको कितनी होगी वैल्यू? अंडर रूट ऑफ, क्या सिखाया गया है? एक वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, ए के परिमाण का स्क्वायर, प्लस दूसरे वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, माइनस बी का परिमाण, माइनस बी का परिमाण भी बी के बराबर होगा, बी स्क्वायर, प्लस 2 पहले वाले का परिमाण, दूसरे वाले का परिमाण, कॉस, जिनको जोड़ रहे हैं उनके बीच का एंगल, जिनको जोड़ रहे हैं उनके बीच का एंगल। क्या मैं यहां पे थीटा लिख दूं? नहीं। किसको जोड़ रहे हैं? किसको जोड़ रहे हैं? ए को और माइनस बी को जोड़ रहे हैं।
ए को और माइनस बी को जोड़ रहे हैं, तो ए और माइनस बी के बीच में जो एंगल होगा ये चाहिए बेटा, ये है, ये एंगल चाहिए। ये कितना होगा, ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहां पे एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। आप क्यों देख रहे हो ऐसे, माइनस बी को देखो ही मत। आप ये समझो कि हम ऐसे दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं जिसमें इसको आप कुछ नया नाम दे दो दिमाग में, और इन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हो, ये माइनस बी परेशान कर रहा है ना, तो बी का अपोजिट है माइनस बी। अब भूल जाओ ऐसा कुछ है, इन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं तो इसके परिमाण का स्क्वायर प्लस इसके परिमाण का स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल वही तो करते हैं। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है सर, ये तो वही होता है माइनस का 1, तो यहां आ गया माइनस का 1 नहीं, माइनस का कॉस थीटा। तो कॉस 180, अच्छा एक चीज अगर मैं पूछूं आपसे, ये किसके बीच का एंगल है, तो आप बोलोगे ये है ए वेक्टर तथा माइनस बी वेक्टर के बीच का, बी वेक्टर के बीच का कोण, ये वो है। यस तो नो बेटा। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, लिख दो। अब ये थीटा किसके बीच का कोण है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण। सर हमारे लिए तो याद करने के लिए कौन कौन सी बातें हैं वो बताओ। तो आपके याद करने के लिए केवल दो बातें हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को घटाना, मतलब ए वेक्टर में बी वेक्टर के उल्टे को जोड़ना। यही पहली बात सबको समझ आई। दूसरी बात, फॉर्मूला लगा सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर अगर आप थीटा के हिसाब से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे माइनस लगा देना। तो जिन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हो उनके लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वो उन्हीं दो वेक्टर्स को माइनस कर रहे हो तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस ऐसे आपको याद रखना है। अभी मैं ढेर सारे सवाल, ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अभी जो सिखाया बोर्ड के ऊपर उससे केवल 3 बातें याद रखनी है, फिर से सुन लो। पहली बात, दो वेक्टर्स को माइनस करना, मतलब पहले वाले वेक्टर में दूसरे वाले को उल्टा करके जोड़ना। आप चाहें तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है इससे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस आएगा यहाँ पे एंगल आ जाएगा, या फिर अगर आप इस एंगल के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो माइनस लगा दीजिए, तो आप उस एंगल के हिसाब से भी लिख पाएंगे। बस इतनी सी बात है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीज़ ऐसी थी। बाकी तो आपको बढ़िया अभी सब समझ में आ ही जाएगा। पक्का है? ठीक है, चलो सवाल करेंगे, लिख लो आराम से, अच्छे से लिख लो। एक सवाल लगाएंगे इसके ऊपर बढ़िया सा। जेई का पीवाई क्यों करते हैं?
सोचिए सोचिए, ऐसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं करवा ही दूंगा लास्ट में, तो आपको बस सोचना है। दिमाग लगाइए। हाँ बेटा देखें। जो सीखा उसकी एक छोटी सी समरी देखेंगे पहले। हमने क्या सीखा, ध्यान से देखें। जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, है ना, और इनके बीच का एंगल है, आवाज आ रही है, ठीक है, इनके बीच का एंगल है थीटा। हमने ये सीखा कि अगर इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं तो उसका जो परिमाण है वो होगा पहले वाले वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ऐसे हम लोग बोल रहे हैं। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने का मतलब है या तो हम ऐसा बोल लें कि हम ए में माइनस का बी जोड़ रहे हैं, मतलब बी को उल्टा करके हम जोड़ रहे हैं, तो ये आएगा ए माइनस बी, मतलब ये आएगा ए माइनस बी, और ए प्लस बी कहाँ पे आएगा, ये आता है ए प्लस बी। अब इसका परिमाण निकालने के दो तरीके हैं। या तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा लिख दो, क्योंकि अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। या तो ऐसे लिख लो, या फिर ए और बी के बीच के एंगल के हिसाब से लिख लो तो भी चलेगा, बस माइनस लगा दो, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा होगा कॉस माइनस का कॉस थीटा। तो थीटा के टर्म्स में लिखना है तो चलेगा, बस यहाँ प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस आता है, इतनी सी बात है। क्या ये फंडामेंटल हमारे सबके क्लियर हो चुके हैं, है ना। अब सवाल तो ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं है सवाल में, फर्जी सवाल है, हालांकि है जेई का। चलो करते हैं। दो सदिश ए और बी का परिमाण एक समान है, बहुत बढ़िया, मतलब जो ए का परिमाण है वैल्यू है वही बी की वैल्यू है, एक्स बोल सकते हैं, ए की वैल्यू दोनों की, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी का परिमाण ए माइनस बी के परिमाण का एन गुना है, मतलब जो ए प्लस बी का परिमाण है वो एन गुना है ए माइनस बी के परिमाण के। तो परिमाण लिखना तो हमें आता है, कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, अगर प्लस में लिख रहे हो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स ही है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉस थीटा, है कि नहीं, बराबर ए माइनस बी का कैसे लिखेंगे, सिखाया तो था, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा लिख लो, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लिख लो। तो दूसरा वाला लिख लेते हैं अपन, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा दोनों और स्क्वायर कर देते हैं,
तो दोनों और स्क्वायर मारोगे तो इधर भी स्क्वायर मारो, उधर भी स्क्वायर मारो, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर, और यहाँ भी आपका आ जाएगा 2x² माइनस 2x² कॉस थीटा। या यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी 2x² लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, 2x² कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर, 2x² कॉमन निकाल लो तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक तरफ आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, एक तरफ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 2x² से 2x² कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर को अंदर भेज दो, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा। जब सिस्टमेटिकली रीअरेंज करते हैं तो सब चीज़ें आसान लगती हैं, सब कुछ। चलो इसको एक तरफ लिया, उसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इधर ले आओ, 1 को उधर भेज दो, एन स्क्वायर माइनस 1, है ना बेटा? अरे आसान है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। इसको उधर भेज दो और इस 1 को उधर भेज दो। अब यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, ये आ गया 1 माइनस एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया? एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। अब ये बात मैंने आपको पहले बताई थी ना, जैसे मान लो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है, तो थीटा हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ऐसे अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई है, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई, मतलब उधर जाके इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप वैसे, बट मोटे मोटे तौर पे देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अब कि कॉस थीटा अगर इसके बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा? कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। ये चीज़ है। बस हमने एक गलती कर दी छोटी सी मजे मजे में, ये एन स्क्वायर कॉस थीटा जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। सही है, ये चला था दिमाग में बस। तो एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो दिमाग लगा के करेंगे, और तो क्या है। चलो एक सवाल और करो। दो एकांक सदिश जो एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं के लिए कौन सा संबंध सत्य है?
हाँ बच्चों, लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे। इनके बीच में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिए। निकल आएगा, थोड़ा अच्छे से करोगे निकल आएगा। बस एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि एकांक सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण 1 हो। ए वेक्टर अगर एकांक सदिश है उसका परिमाण 1 होगा, और बी वेक्टर अगर एकांक सदिश है तो उसका परिमाण भी 1 होगा। ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में हमने लिखा था, जरूरी नहीं टोपी लगी हुई हमेशा उसके ऊपर, मुंह से भी लिख के दे सकता है कि यूनिट वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, एरो बना के दे दिया, पर बोला यूनिट वेक्टर तो वैल्यू 1 होगी। ऐसे करो करो, ये होना चाहिए तुमसे, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे पहले करवाया था वैसे ही करना है। पहले ए प्लस बी का परिमाण निकालो, फिर ए माइनस बी का निकालो, आपस में कंपेयर करके आंसर निकालने की कोशिश करो, पहुंचोगे कहीं ना कहीं किसी न किसी कंक्लूजन पे। करो। कितने बच्चों का आंसर 1 है? 2, 3, 4। ट्रिग्नोमेट्री भूल गए थे क्या? चलो देखते हैं। भाई साहब, दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ए है जिसका परिमाण यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, दूसरे वाले वेक्टर का परिमाण भी 1 है। अब आप ऐसे देखें कि अगर आप ए प्लस बी करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा? पहले वाले वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 पहला वाला दूसरा वाला कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं अंदर से 2 कॉमन निकाल लूँ तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो आ जाएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आप बता सकते हो कि 1 प्लस कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया हुआ है पहले। नहीं याद करोगे तो बहुत बुरे फंसोगे, अगर याद रखोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। लिख सकते हैं ऐसा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बस लिख दो। ये आ गया 2 कॉस थीटा बाई 2। अब तो दूसरा खुद ही कर सकते हो तुम। दूसरे वाले में क्या था? सेम तरीके से लिख रहे हो तो माइनस लगा लो बस, ये हो जाएगा 2 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 टू 4, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, 2 साइन थीटा बाई 2। अब इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी, कितना आ रहा है? 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। क्या हम नहीं कर पाएंगे? बहुत मुश्किल हो गया क्या? आसान था,
थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना था। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर आ चुका है मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये जो आंसर है आपका देख लो, दिस इज द आंसर। ऐसा करना था। आई होप इट्स क्लियर। चलो एक और सवाल करते हैं। किसी को सॉल्यूशन कॉपी करना है कर सकता है। एक बाइक एक समान चाल 30 मीटर पर सेकंड से दक्षिण की ओर जा रही है। यदि चाल में कोई परिवर्तन किए बिना यदि चाल में कोई परिवर्तन किए बिना यह एक यू टर्न लेती है तब वेग में परिवर्तन ज्ञात करें। लिख लो। करने की कोशिश नहीं करनी, इसमें कुछ सिखाऊंगा मैं, ये तो सीखने का काम है इसमें ना। बस लिख लीजिए शांतिपूर्वक तरीके से। देखो अब सुनो ध्यान से सवाल करेंगे कैसे। इस सवाल को मैं दो मेथड से करके दिखाऊंगा, एक तो वेक्टर वाले मेथड से और एक अपने कंसेप्चुअल मेथड से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना और समझना। पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कर लो तुम अच्छे से, पता है ना तुम्हें, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। एक बाइक एक समान चाल से 30 मीटर पर सेकंड से दक्षिण की ओर जा रही है। दक्षिण उत्तर दक्षिण, तो ऐसे जा रही है बाइक। ऐसे जा रही है कितने से, 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है। शुरुआत में ऐसे जा रही है, तो मैं इसको बोल रहा हूं v1 वेक्टर। अच्छा ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो ठीक है, अगर हमको एक्स और वाई का पता होना तो हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, इसको वाई बोल देता हूँ। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या बेटा
कि v1 वेक्टर जो है ये है 30 मीटर पर सेकंड दक्षिण की ओर। हेलो सर, ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे बोल लो ना कि 30 मीटर पर सेकंड माइनस वाई एक्सिस में। ये भी ठीक है, जिस प्रकार से अपन ने एक्स और वाई बनाए उस हिसाब से अपन ऐसे ही बोल सकते हैं। कहाँ दिक्कत है सर? ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा। आप तो ऐसे बोलो ना कि 30 माइनस का जे कैप। ये बहुत सुंदर है। 30 का मतलब हो गया वैल्यू 30 है, जे कैप का मतलब होता है वाई एक्सिस, माइनस जे कैप का मतलब हो गया माइनस वाई एक्सिस। हेलो, और इसको वी इनिशियल बोलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा प्रारंभ में। तो प्रारंभ में वैसे जा रहा है वी इनिशियल। ठीक है, आगे सवाल पढ़ो। मैंने सवाल पूरा पढ़ लिया था तो मुझे पता है आगे क्या करना है। तुमने भी ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा। यदि चाल में कोई परिवर्तन किए बिना, मतलब 30 से चल रहा है तो 30 से चल रहा है, ये एक यूटर्न लेता है। अच्छा जी, चौराया आ गया होगा, यूटर्न ले लिया उसने, उसकी मर्जी। तो उसने यहाँ से यूटर्न लिया और यूटर्न लेके ऐसे जा रहा है। आप यूटर्न का मतलब समझते हो ना? यूटर्न का मतलब क्या होता है? ऐसे आए, वापस घूम के यूं चले गए। जब वो यूटर्न लेगा तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। वैल्यू कितनी है? वैल्यू 30 ही है। अच्छा, तो मैं v फाइनल को कैसे लिख सकता हूँ बेटा? सर आप बोलोगे कि अब v फाइनल ऐसे लिखो सर, वैल्यू तो उतनी है पर वो अब उत्तर की तरफ हो चुकी है। ऐसे लिखो। एक बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर, मज़ा नहीं आया, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो कि v फाइनल बराबर, हमने उसको y एक्सिस बोल तो रखा है, तो आप सर ऐसे लिखो 30 मीटर y एक्सिस में। फिर एक बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर, हमने इससे भी आसान कर रखा है ना जीवन, जब भी y एक्सिस बताना होता है हम जे कैप यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे बोलो सर 30 जे कैप। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सवाल ने क्या पूछा है? वेग में परिवर्तन v फाइनल माइनस v इनिशियल बताना है। ठीक है, v फाइनल कितना है? 30 जे कैप माइनस v इनिशियल कितना है? माइनस का 30 जे कैप जुड़ के कितना हो गया? 60 जे कैप। तो ये हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल 60 जे कैप। ये तो कंप्लीट वेक्टर हो गया। अगर कोई आपसे इसका परिमाण पूछ ले, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल का परिमाण कितना हुआ? सर ये डायरेक्ट, ये वैल्यू, ये परिमाण, वो डायरेक्शन, कितना हुआ? 60। दैट्स इट। मेथड नंबर 1 समझ में आ गया सब बच्चों को? मेथड नंबर 1 इज क्लियर। अब हम मेथड नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो पहले 1 को अच्छे से लिख लो, जमा जमा की कॉपी कर लो, फिर हम चलेंगे 2 की तरफ, मेथड नंबर 2 देखेंगे। ओके, कर लो, आराम से कर लो।
देखिए बेटा, आगे बढ़े। चलो अब मेथड नंबर 2 देखते हैं। अब हम फॉलो करते हैं मेथड नंबर 2 को। एक बात बताओ छोटी सी, v फाइनल माइनस v इनिशियल करना है। दो वेक्टर को माइनस कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? v इनिशियल किस तरफ है सर? v इनिशियल नीचे की तरफ है, ऐसे। ये है v इनिशियल, ऐसे है v इनिशियल। अच्छा, v फाइनल किस तरफ है सर? यूटर्न लेके घूम गया, v फाइनल ऐसे हो गया, ऐसे नहीं है। v इनिशियल नीचे की तरफ है, v फाइनल ऊपर की तरफ है। अच्छा, तो जब आप v फाइनल माइनस v इनिशियल का परिमाण निकालोगे, तो क्या हमने पढ़ रखा है क्या कि उसका परिमाण कैसे निकलता है? ए स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के परिमाण का स्क्वायर माइनस 2 पहले वाले का परिमाण दूसरे वाले का परिमाण कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो v इनिशियल और v फाइनल को माइनस करना है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, पर इसके बीच का एंगल चाहिए, कितना है? 180। तो जो इनके बीच का ओरिजिनल एंगल है वो यहाँ पे रख रहे हो, तो इधर माइनस आएगा जो सिखा रखा है, यहाँ आ गया कॉस 180। अच्छा, आप बताओ वैल्यूज कितनी कितनी है? सब आसान है बेटा, सिस्टमेटिकली करोगे, ईच एंड एवरीथिंग इज ईजी। अच्छा, वैल्यू रखो, 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 2 30 कॉस 180 होता है -1। ये आ गया 900 प्लस 900 प्लस 1800, ये आ गया 3600, ये आ गया 60। वही जो हम समझ रहे थे, वही जो हम समझ रहे थे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। डन। और v माइनस वी इनिशियल किया आपने, तो v फाइनल ऊपर है, उसमें से v इनिशियल को घटाया है, तो नेट तो ऊपर की तरफ ही आएगा। तो डायरेक्शन इसमें समझ में आ ही रही है कि ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये हो गया मेथड नंबर 2। चलो अब आ जाओ इधर, मेथड नंबर 3 भी देख लो साथ साथ। मेथड नंबर 3 मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, जल्दी सवाल करने के लिए, पर बच्चों को इसका फील आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, मेथड नंबर 3 को मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ, धीरे 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 ही सही आप में फील डेवलप हो ही जाएगा। चलो देखते हैं, क्योंकि जो मुझे पसंद होगा जनरली वो टफ ही होगा समझने में, बट करने में आसान होगा, ऐसा है। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, वी फाइनल प्लस माइनस का वी इनिशियल। तो वी फाइनल किस तरफ है? ऊपर की तरफ। कितना है? 30। तो 30 है ऊपर की तरफ, प्लस माइनस का वी इनिशियल। सर वी इनिशियल ऐसे है, तो माइनस का वी इनिशियल तो ऊपर की तरफ होगा, ये होगा माइनस का वी इनिशियल। बेटा वी इनिशियल ऐसे है, तो माइनस का वी इनिशियल ऐसे होगा ना। अच्छा ठीक है, तो माइनस का वी इनिशियल कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ। वैल्यू कितनी है? 30। ये भी किस तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर ऊपर जुड़ गया, 60 ऊपर, खत्म, है ना दोस्त? समझो, माइनस का वी इनिशियल लिखा है मैंने, तो क्या माइनस के वी इनिशियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सही तो लिखा है, वी इनिशियल था 30 नीचे की तरफ, माइनस का वी इनिशियल होगा 30 ऊपर की तरफ, 30 ऊपर, अब ऊपर ऊपर जुड़ के ऊपर हो गया। ऐसे आप 3 मेथड एक ही सवाल को करने के ऐसे यूज कर सकते थे। कोई बात नहीं, पहला सवाल है और कर रहे हैं अभी।
अगला सवाल लिखते हैं। ये सवाल है। ठीक है, लिख लो, फिर समझते हैं। देवेंद्र आ जाएगा बेटा, धीरे धीरे, डोंट वरी। अगर अभी दिक्कत लग भी रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा, परेशान मत हो, बस करते जाओ। करना नहीं है इसको, ट्राई करने मत बैठ जाना, मैं समझा रहा हूँ, बस कॉपी पे क्वेश्चन लिख के छोड़ दो। अभी रजनीकांत बनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इधर, एक बाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमें क्लियर है। अब वापस से सभी सवाल को ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एक बाइक एक समान चाल 30 मीटर पर सेकंड से दक्षिण में जा रही है। दक्षिण मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। कितने से? 30 मीटर पर सेकंड से दक्षिण में जा रही है ऐसे। अच्छा, चाल में परिवर्तन किए बिना बाएं मुड़ जाती है। तो अगर ऐसे दक्षिण में आ रही है तो बाएं कहाँ मुड़ेगी? ये होता है बाएं, ये होता है दाएं। तो ऐसे दक्षिण में आ रही है तो बाएं मुड़ जाएगी, उसका लेफ्ट, तुम्हारा लेफ्ट नहीं।
सवाल को समझना भी ना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम हमारे लेफ्ट में उसको मोड़ देते हैं। हमारे लेफ्ट में नहीं मोड़ना बेटा, उसके लेफ्ट में मोड़ना है आपको। अच्छा चलो लिखते हैं। क्या हम इसको आई कैप जे कैप से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये इस तरफ आई कैप है, इस तरफ जे कैप है, तो प्रारंभिक वेग बताओ किस तरफ है? प्रारंभिक वेग किस तरफ है बोलो, किस तरफ प्रारंभिक वेग? आप बोलोगे सर 30 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है। अच्छा, मतलब ऐसे है 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्रारंभिक वेग है 30 मीटर पर सेकेंड माइनस का जे कैप, चलेगा? देवेंद्र चलेगा? माइनस जे कैप, ठीक है। बाद में क्या हुआ बेटा? बाद में उधर मुड़ गया, तो वी फाइनल ऐसा है क्या? तो क्या मैं वी फाइनल को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिख सकते हैं ना? सर आपने ऐसे क्यों किया? इसको यहाँ बना दिया, यहाँ पे आपने इसको यहाँ बनाया था, क्या फर्क पड़ता है? वेक्टर को उठा के शिफ्ट कर दो। वेक्टर को तो उसके पैरेलल पे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको इसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आपको क्या कैलकुलेट करना है? अंतर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? वी एफ फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये करना है। वी एफ फाइनल क्या है? 30 आई कैप माइनस ये क्या है? 30 जे कैप। ओके, माइनस जे कैप ना, हाँ। ये कितना आ गया? 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ये आ गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, इसको अंतर बोल सकते हैं, मतलब वेग में परिवर्तन बोल सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन को जनरली फिजिक्स में ना ऐसे डेल्टा वी से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये अंतर हो गया कितना? 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ये अंतर है। अब मान लो सुनो ध्यान से, मान लो मेरे को एक नया सवाल मिलता, लिखना मत सुनना। मान लो मेरे को एक नया सवाल मिलता कि ये वेक्टर है, इस वेक्टर का परिमाण बताओ, इसकी दिशा बताओ। तो मैं ये सवाल कैसे करता? देखो, सबसे पहले मैं इस वेक्टर को ड्रॉ करता। कैसे ड्रॉ करोगे? आई क्या मतलब एक्स में आपको जाना है 30, तो एक्स में आप जाओगे 30, सही है। वाई में आपको जाना है 30, वाई में भी आप जाओगे 30, यहां पहुंचोगे। तो ये वो पॉइंट होगा 30,30। ये जो वेक्टर है ना, ये आपका डेल्टा वी वेक्टर है। कुछ गलत बोला तो बताओ। डेल्टा वी वेक्टर कैसे लिखा हुआ है? 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, मतलब 30 जाना है एक्स में, 30 जाना है वाई में, जहां पॉइंट मिलेगा वो जो वेक्टर है वो आपका डेल्टा वी वेक्टर है। इज इट राइट? अच्छा बॉस, परिमाण कितना होगा? सर अगर ये 30 है और ये 30 है तो क्या बताया था? पाइथागोरस प्रमेय से बता सकते हो इसका परिमाण क्या होगा? क्योंकि वेक्टर की जो लंबाई होती है ना वही तो उसका परिमाण होता है। तो इसकी जो लंबाई है वो इसका परिमाण है। बताओ पाइथागोरस से कितना आएगा? अरे बोलो। पाइथागोरस से आएगा अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये आ जाएगा सर 30√2। इतना परिमाण आ गया। तो ये आ गया वेग में
परिवर्तन का परिमाण है कि नहीं? हेलो, अच्छा डायरेक्शन कितने एंगल पे? ये एंगल कितना होगा? कैलकुलेट कर लो। अगर ये थीटा है तो टेन थीटा कितना होगा? 30/31। थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। मतलब कितना है? 45 डिग्री। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि वेग, अब इसका आंसर फाइनल कैसे बनेगा बता रहा हूं मैं आपको। इसका फाइनल आंसर कैसे बनेगा? इसका फाइनल आंसर बनेगा वेग में परिवर्तन कितना है? तो आप जवाब दोगे सर वेग में परिवर्तन है 30√2। और दिशा क्या होगी सर? 45 डिग्री। अरे नहीं यार, 45 डिग्री तो अपने बोलने के लिए था। ये वास्तव में जिसको अपन ने आई कैप बोला है वो पूरब है ना, ईस्ट। और जिसको अपन ने जे कैप बोला है वो वास्तव में नॉर्थ है ना। तो वेग में परिवर्तन किस तरफ आ रहा है? 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो 30√2 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आना है 45 डिग्री। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई देगा आपके ऑब्जेक्टिव सवाल के अंदर। वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेथड नंबर 1 बताया है, 2 भी बताऊंगा, सब आ जाएगा समझ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि आपका व्यक्ति ऐसे जा रहा था, मुड़ गया, लेफ्ट में मुड़ा, तो अपन ने कहा कि भाई इसको 30 माइनस जे कैप 30 आई कैप माइनस किया, वैल्यू आ गई। ये वेग में परिवर्तन है। एक नया सवाल बन गया, इस वेक्टर को ड्रॉ किया, इसका परिमाण निकाला, इसकी दिशा निकाली, खत्म। आराम से लिख लीजिए। मेथड नंबर 2 देखते हैं। फिर मेथड नंबर 2 देखते हैं। डन बेटा, आगे बढ़े। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। ये तो आप लोगों के साथ काइनेमेटिक्स पढ़ाने लग गए। आपने तो बिना बताए हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। आपने तो बताया नहीं कि आप काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हो, आप काइनेमेटिक्स पढ़ाने लग गए। ऐसा नहीं है, हम वेक्टर को सबट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। ये स्टार्टिंग है फिजिक्स की, फिजिक्स को फील करना सीख रहे हैं। चलो, मेथड नंबर 2 आपको बड़ा मस्त लगेगा। इसमें वेक्टर की नीड नहीं पड़ेगी। इसमें हम, हाँ वेक्टर तो हर जगह है ही, खैर हम किसी और तरीके से करेंगे इसमें ना, देखना। ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल, आई कैप जे कैप भी हो तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। इधर आओ। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो क्या कि आपको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालना है? यही तो सवाल ने बोला है। क्या यही सवाल ने बोला है? हेलो, क्या यही सवाल ने बोला है? हाँ सर, यही करना है। ठीक है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालना है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि वी फाइनल में से माइनस का वी इनिशियल जोड़ दें? एक ही तो बात है, एक ही तो बात है डियर, कर सकते हैं ना। अच्छा, अब मुझे बताओ वी फाइनल किस तरफ है? थोड़ा आगे की तरफ ऐसे। अच्छा, वी इनिशियल कहाँ है? सर वी इनिशियल तो ये रहा। माइनस का वी इनिशियल कहाँ होगा? सर माइनस का वी इनिशियल ये होगा। वैल्यू कितनी? 30, तो ये भी 30 होगा। ये वी इनिशियल है। हेलो एवरीवन, ये वी इनिशियल है, इसका अपोजिट माइनस का वी इनिशियल। अब हम अगर वी इनिशियल, सॉरी, अगर हम वी फाइनल में से वी इनिशियल को माइनस कर रहे हैं, तो वी फाइनल में से वी इनिशियल को माइनस करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप वी फाइनल में माइनस का वी इनिशियल जोड़ रहे हैं।
ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे अपने आप। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, ट्राइंगल समांतर चतुर्भुज संबंधी नियम से जोड़ो। इन दोनों का नेट आएगा इस तरफ ऐसे, और इसको अपन डेल्टा वी बोल देते हैं। तो ये हो गया डेल्टा वी वेक्टर। अच्छा परिमाण बताओ, डेल्टा वी का परिमाण उतने होगा जितना इस लंबाई का, इस वेक्टर का परिमाण है। मतलब ये वाली लंबाई, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, डेल्टा वी वेक्टर का परिमाण हो जाएगा कर्ण, ये कर्ण ही तो है, तो अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये भी 30 ये भी 30, कर्ण ही तो है, ये आ गया 30√2, वही आ गया सेम चीज़। लो एक और बात, डायरेक्शन एंगल चाहिए, टेन थीटा कितना 30/30, थीटा कितना 145 डिग्री, टेन थीटा 1। यार ये तो सर हम ना पेन नहीं उठाते ना तो भी कर देते। दो वेक्टर 30 30, बीच में आएगा 30√2, बताया तो था। दो वेक्टर सेम परिमाण के एक दूसरे से 90 पे होते हैं तो कितना आता है, 30√2 आता है। थोड़ा गौर से देखोगे ना, थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, इसको छुपा दो, छुपा दो इसको, यही सेम चीज़ तो बता रहा था मैं। ये और ये क्या अंतर है, सेम ही तो है, तरीका है कहने का बस। अभी एक मेथड से आप और कर सकते थे इसको, तीसरा मेथड मैं आप पे छोड़ रहा हूं। उसमें क्या था, वी इनिशियल इधर है, वी फाइनल इधर है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos 90, वो फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते थे। इट्स अप टू यू, वो आप ट्राई कर लेना। डन है एवरीवन। अब थोड़ा बेटर डेवलप हो रहा है लास्ट क्वेश्चन के बाद में, फीलिंग बेटर। बच्चा कहाँ गया, देवेंद्र, बेटर फील कर रहे हो बेटा, पहले से बेटर है, ठीक है। अभी और सवाल करेंगे, धीरे धीरे एप्टीट्यूड डेवलप होता है, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड का डेवलप हो रहा। तो धीरे धीरे एप्टीट्यूड अपने आप सवाल के प्रति डेवलप होता जाता है। अब आपको कराते हैं एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है, इसको लिख लो पहले। आप ट्राई करना, मैं लिख रहा हूँ, मतलब उम्मीद नहीं मत करना कि हो ही जाएगा, ये क्लासरूम एग्जाम्पल्स हैं, इनमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। आपको एक सलाह दूं, क्लास खत्म होने के बाद में रजिस्टर लेके बैठा करो, खाली रजिस्टर, क्लास में जो सवाल करवाया उसको लिखा करो या देखा करो, मतलब वीडियो वापस से देखा करो, पॉज कर लिया करो वीडियो को, जो सवाल मैंने करवाया एक बार खुद से करके देखा करो, अटकते हो तो ठीक है वापस सोल्यूशन देख लिया करो, नहीं अटकते हो तो आगे बढ़ जाया करो। जब कोई चीज़ टफ लगे तो ऐसे उसको वापस कवर किया करो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट तो क्लियर है, डबल डिजिट रैंक लानी है एएसएस से, तो लानी है, उसके लिए जो कंटेंट देना है वो यही है। मैं आसान नहीं पढ़ा सकता, आसान करके पढ़ा सकता हूँ, वो कर रहा हूँ मैं कोशिश। चलो ये सवाल ट्राई करो, तुम करना, तुम इसको, ठीक है, करो इसको। एक बाइक 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, ये हो जाएगा तुमसे, दक्षिण की ओर जा रही है। यदि ये बाईं ओर मुड़ती है तो इसकी चाल
अब 15 मीटर पर सेकंड है। तो वेग में परिवर्तन ज्ञात करें। तो वेग में परिवर्तन ज्ञात करें, कीजिए। करवाऊं? आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। दोनों मेथड से करते हैं। देखिए बच्चों, पॉइंट कुछ ऐसा है कि एक बाइक 20 मीटर पर सेकंड चाल से दक्षिण की ओर जा रही है। दक्षिण समझते हो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको आई कैप बोल रहे हैं, इसको जे कैप बोल रहे हैं। तो 20 मीटर की चाल से दक्षिण की ओर जा रही है, साउथ में जा रही है। मतलब ऐसे जा रही थी साउथ की तरफ, बाई और मुड़ गई, वही ऐसे मुड़ गई। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इस तरफ, आगे की तरफ। पर इस बार अलग है, हर बार सेम था ना, इस बार 20 है, यहाँ 15 है। इधर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से। अच्छा, तो कर लेंगे। हमें किस बात का डर लगता है? प्रारंभिक वेग बताओ किस तरफ है सर? प्रारंभिक वेग जे कैप की तरफ है। नहीं सर, माइनस जे कैप की तरफ। तो 20 माइनस का जे कैप। अंतिम वेग किस तरफ है बेटा, बताओ फटाफट से बताओ। अंतिम वेग किस तरफ है? अंतिम वेग किस तरफ है सर? इस तरफ है ना, आई कैप की तरफ, 15 आई कैप। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जो कि होगा डेल्टा वी। वी फाइनल 15 आई कैप माइनस 20 माइनस का जे कैप। तो ये आ गया 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ये परिवर्तन है। यहाँ तक कितने बच्चे पहुँच गए थे? अधिकतर। बस हो गया सवाल। अब इसको ड्रॉ करते हैं, बस इसको ड्रॉ करना है, इतना ही काम बचा है। तो ये एक्स एक्सिस बता रहा है, ये वाई एक्सिस बता रहा है। बनाओ, चलो मिलके बनाते हैं। इसको ड्रॉ करना कौन सी बड़ी बात है? 15 जाना है आई कैब में, तो 15 जाना है ऐसे, ठीक है। 20 जाना है वाई एक्सिस में, 20 जाना है वाई में। तो 15 गए आगे, 20 गए ऊपर, यहाँ पहुंचोगे। तो ये है डेल्टा वी वेक्टर आपका। ये एंगल हो गया थीटा। अच्छा, परिमाण बताओ। ये 15 है, ये 20 है,
तो डेल्टा वी वेक्टर का परिमाण कितना हुआ? पंद्रह का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। थोड़ा सिस्टमेटिकली करते ना तो सवाल ऐसे बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। 225 प्लस 400, 625, ही आ गया 25। तो परिमाण कितना आ गया? 25। सर डायरेक्शन, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, यहाँ पे टेन थीटा कितना आ रहा है? 20/15, 4/3। कौन सा ट्राइंगल है? क्या ये मैजिक ट्राइंगल नहीं है? मैजिक ट्राइंगल के हिसाब से ये हो गया 53 डिग्री, या फिर ये हो गया 37 डिग्री। तो आप ऐसे बोल सकते हो, इसकी डायरेक्शन बतानी है ना आपको, तो डेल्टा वी वेक्टर आपका हो जाएगा, इसका परिमाण तो हो गया 25 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन हो गई इसकी 53 डिग्री। अब अपन ने इसको क्या बोला था? नॉर्थ, और ये क्या था? ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ जाओगे तो 53 डिग्री पे, या फिर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट जाओगे तो 37 डिग्री। ऐसे आप इसको आराम से कर सकते थे। मुझे लगता है आपने काफ़ी हद तक कर लिया होगा, कोई छोटी मोटी बात रह गई होगी तो वो अलग पॉइंट है, बाकी आपने कर लिया होगा। अच्छा, मेथड नंबर 2 देख लें। लिखना है किसी को? लिख लो। लिखना है किसी को? लिख लो। देवेंद्र एग्जैक्टली कहाँ आया बेटा प्रॉब्लम, बताओ। दिशा फिर से बताएं। देखो 1053 आ रहा है, 20/15, 4/3। अब आपको मैजिक ट्राइंगल थोड़ा बहुत याद है बेटा, ये थीटा, टेन थीटा 4/3 आ रहा है, अगर ये 4/3 है तो ये 5 है। मैजिक ट्राइंगल में ये एंगल 53 डिग्री के लिए होता है, मतलब ये एंगल 53 डिग्री है। अब 53 डिग्री कहाँ से? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 53 डिग्री पर है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं 53 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, कि ईस्ट से नॉर्थ पे, इसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट हिंदी में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं उत्तर पूर्व, मतलब पूर्व से उत्तर की तरफ जाओगे तो 53 डिग्री पर है। या फिर एक चीज़, ये तो 90 डिग्री है पूरा ऐसे, ये 90 डिग्री, अगर ये 53 है तो 90 में से माइनस करो 53, ये आ जाएगा 37। तो या फिर आप बोल सकते हो 37 नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, 37 ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी इसको बोल सकते हैं। बस ये डायरेक्शन हो गई बेटा, ठीक है। आप ओके, म्यूट कर लो। चलो अब देखते हैं अगला मेथड। नेक्स्ट मेथड में हम क्या फॉलो करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट मेथड में हम फॉलो करेंगे, नेक्स्ट मेथड में हम ये फॉलो करेंगे, ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है, हमें वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करना है ना।
तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करने का मतलब पता है क्या होता है, कि हम v फाइनल में जोड़ दें माइनस ऑफ v इनिशियल। ये भी तो सही है। तो ये v इनिशियल है, तो v इनिशियल का उल्टा क्या होगा, ऐसे ऊपर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ v इनिशियल। वैल्यू कितनी होगी 20। अब इन दोनों को जोड़ना, इनको इसको भूल जाओ। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो समांतर चतुर्भुज संबंधी योग के नियम से इन दोनों का परिणामी बीच में आएगा, और वो क्या कहलाएगा, वो इन दोनों वेक्टर्स का योग कहलाएगा, इसका और इसका। इन दोनों के योग को क्या बोलते हैं, डेल्टा वी कहते हैं। अब ये 90 डिग्री होगा, तो डेल्टा वी का परिमाण कितना होगा, कर्ण है ये तो, कर्ण है तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, वही सेम सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। सेम सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, ये एंगल चाहिए, ये एंगल कैसे आएगा, tan थीटा कितना आ रहा है 20/15, 4/3 है कि नहीं। जब tan थीटा 4/3 होगा, थीटा कितना होगा 53 डिग्री, तो ये हो गया 53 डिग्री। ये 53 है तो ये 37 हो गया। तो आप बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू है 25 मीटर पर सेकेंड है 37 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ऐसे बोल सकते हैं। या 53 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, या फिर 53 डिग्री है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ऐसे आप बोल सकते। अब ढंग से देखो ना, तो अगर इसको छुपा लो, तुम इसको छुपा लो, तो ये और वो सेम ही तो है। ध्यान से देखो, ये और जो मैंने किया वो सेम ही तो था, तो छुपा लो बस। एक ही मेथड है, एक ही कंसेप्ट है ना। ऐसा है बेटा, कॉपी कर लो। अब आया समझ में काफी हद तक ये हमने पढ़ा क्या है एग्जैक्टली आज। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब और सवाल करते हैं, कॉपी करो आप इसको, और फिर इस सवाल को ट्राई करो।
सोचो बेटा कि सवाल आखिर कहना क्या चाहता है, ये एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है। एक कण एक समान चाल v से गतिशील है, ये चल रहा है v से, यह अपनी दिशा को थीटा से बदल लेता है, मतलब जो इसकी प्रारंभिक दिशा थी उससे बदल करके ये अब ऐसे जाना शुरू कर देता है, थीटा से चेंज कर लेता है। तो अगर ये v इनिशियल है तो ये v फाइनल है। अपन को परिवर्तन निकालना है, बड़ा आसान है। परिवर्तन कैसे निकालेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये होगा। अच्छा, परिवर्तन का परिमाण ही तो पूछा है, v इनिशियल v फाइनल माइनस v इनिशियल का परिमाण कैसे बताएंगे। अच्छा, दोनों को माइनस करना है, दोनों के बीच का एंगल पता है, थीटा ही होगा। इस vi को उठा करके यहाँ ले आओ तो एंगल तो थीटा ही होगा। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कि बंदा जा रहा था v से, उसने अपनी वेग को थीटा कोण से चेंज कर लिया, तो अब ऐसे जाएगा, थीटा कोण से ऐसे चेंज करके यूँ निकल गया। डन, माइनस किया। अच्छा, कैसे आएगा वैल्यू देखें, पहले वाले के परिमाण का स्क्वायर v है, दूसरे वाले का स्क्वायर v है, सेम एंगल ले रहे हो तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम vi और vf के बीच का एंगल देख रहे हैं, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, वो तो हम सीख ही चुके हैं। तो 2v कॉस थीटा, तो आगे अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा 2v स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट, इस तरीके से आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2, 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2, इतना परिमाण चेंज होगा 2v साइन थीटा बाई 2। अच्छा, डायरेक्शन व एक्शन बताने का मन हो तो भी कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, v फाइनल माइनस v इनिशियल को लिख सकते हैं v फाइनल प्लस माइनस ऑफ v इनिशियल,
तो वी फाइनल तो ये रहा, वी इनिशियल कहाँ पे, वी इनिशियल ये था, ये वी फाइनल है, ये वी इनिशियल था। आपको वी फाइनल में माइनस का वी इनिशियल जोड़ना है। तो वी इनिशियल ये था, तो माइनस का वी इनिशियल इसका उल्टा होगा, तो माइनस का वी इनिशियल ऐसे होगा, ये होगा माइनस का वी इनिशियल। अब इन दोनों का परिणामी कैसे आएगा, समानता चतुर्भुज पूरा करो, ये परिणामी होगा, ये होगा डेल्टा वी वेक्टर, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब ये भी निकाल सकते हो आप जरूरत पड़ती है तो, समझ गए, ऐसे हो जाएगा। हाँ एक बात ये कि अगर तुम इनको जोड़ते, वही बात है ना, अगर तुम इनको जोड़ रहे हो तो इसकी वैल्यू v, इसकी वैल्यू v, एंगल कौन सा होगा, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ यूज करोगे पाई माइनस थीटा। पर तुम अगर इन दोनों के बीच का एंगल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये बात तो मैं कई बार आपको स्टार्टिंग से समझा ही रहा हूँ। मैंने क्या बोला, समझ आया? ये v इनिशियल है, ये v फाइनल है, v इनिशियल और v फाइनल के बीच का एंगल है थीटा। अगर इसको यूज करके इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो बताया था ना मैंने कि माइनस साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। एक बात तो ये, दूसरा ऐसा नहीं कर रहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो जहाँ पे v फाइनल में आप माइनस ऑफ v इनिशियल को जोड़ रहे हो, तो v फाइनल ये रहा, v इनिशियल ऐसे है, तो इसका अपोजिट माइनस का v इनिशियल ऐसे होगा। अब इसको जोड़ रहे हो तो इसको जोड़ोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, आप किसको जोड़ रहे हो, v फाइनल और माइनस के v इनिशियल को जोड़ रहे हो, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, अंडर रूट ऑफ इसकी वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 पहले वाले की वैल्यू दूसरे वाले की वैल्यू कॉस कोण, इसको जोड़ रहे हो तो एंगल आएगा पाई माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। सेम ही तो है, ये देखो ये और ये, बस अंतर इतना सी अप्रोच का डिफरेंस है। इसमें मैं इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल देख के अप्रोच कर रहा हूँ और इसमें अपोजिट करके फिर उनको जोड़ने वाले एंगल को देख के अप्रोच कर रहा हूँ। ये तो मैंने क्लास की शुरुआत में जो पहला टॉपिक पढ़ाया था उसमें यही सिखाया था आपको। अब ठीक है बेटा देवेंद्र, है ना? और वैल्यू कितना आया है, जो पूछा था हमसे वैल्यू पूछा था, तो ये हमारा आंसर है, दिस इज द वैल्यू। ये अप्रोच 2 हो गई इसी सवाल को करने की। बस मोटे मोटे तौर पे आज की क्लास में याद रखने वाली बात क्या है, दो वेक्टर को जब जोड़ते हैं ना तो उनके बीच में जो एंगल होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। जब इन दोनों वेक्टर को माइनस करना है तो दो तरीके हैं, अगर ये एंगल यूज करना है तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये एंगल ले लो। या फिर इनको माइनस करना है तो इनको माइनस करने का मतलब होता है इसके अपोजिट को जोड़ना, या तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पर एंगल ये वाला होगा। ये एंगल अगर ये थीटा था तो ये पाई माइनस थीटा होगा, वास्तव में पाई माइनस थीटा को माइनस थीटा करोगे तो वो ही आ जाएगा। ये सीखने वाली बात थी, ठीक है। आई थिंक इनफ फॉर टुडे। देखो जेई का जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 11th क्लास का, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि वीक में 3 से 4 क्लासेस फिजिक्स की, 3 से 4 क्लासेस केमिस्ट्री की, ड्यूरेशन अराउंड 2 आवर्स, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मेरे हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं अभी बिकॉज अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो बच्चे मुझसे टेलीग्राम पे बोलते हैं सर और क्वेश्चन भेज दो, पर मैं भी क्या करूँ, जैसे ही मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, अब आपने आज पढ़ाया तो आज थोड़ा बहुत उम्मीद बनती है कि आगे और सवाल भेजे जा सकते हैं। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा फिर सवालों की भी कमी नहीं होगी, आपके पास कंसेप्ट भी खूब सारे होंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहेगा, तो अभी आप रिवीजन जितना कर सकते हैं, सिटिंग जितनी कर सकते हैं करें। आज इन सब सवालों को ट्राई करें, 2 से 2.25 घंटे की
पर वीक 3 क्लास आप केमिस्ट्री में एक्सपेक्ट करें, 3 फिजिक्स में एक्सपेक्ट करें, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि रोज़ आपको डीपी मिलेगी जिसको आपको सॉल्व करना है। ये स्टैंडर्ड तरीका है पढ़ने का। इस तरीके से ही आपका 11th का सिलेबस होगा, प्लस प्रैक्टिस भी होगी। 12th में आप जब करते हैं यही तरीका फॉलो होता है। ड्रॉपर के लिए डबल हो जाता है। ड्रॉपर को दिन में 2 घंटे की 2 क्लास अटेंड करनी पड़ती हैं। अब समझ रहे हो क्या मैं क्या कर रहा हूँ? देखो 11th में एक हफ्ते में 3 लेक्चर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 11th का जेईई का। 12th में 2 घंटे के 3 लेक्चर वीक में 12th का सिलेबस कंप्लीट होता है। पर जो ड्रॉपर है उसको दोनों सिलेबस करना है, तो उनके लिए 2 घंटे की 6 क्लास लगती है एक वीक में। तो प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है समझ रहे हो आप? तो आप 11th में मेहनत करते हो तो आपका प्रेशर बचेगा ड्रॉपर में जाकर के या आशा में जाकर के। आशा में भी ऐसा ही हो रहा है। आशा में भी उनको 11th का सिलेबस भी करना है, तो उनको भी दिन में 6 दिन पढ़ना पड़ रहा है। आपको जो एडवांटेज मिल रहा है ना टाइम का, वो समझिए, आप उसको यूज़ कीजिए, सवाल लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है फिजिक्स का, अभी तो वेक्टर चल रहा है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और जो अटल बैच के बच्चे वो मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेहनत करो, एडवांटेज है आपको समय का, उसका उपयोग करो अच्छे से। ठीक है, चलिए बाय बाय। डीपीपी मिल जाएगी आपको। उम्मीद करता हूँ मोल कॉन्सेप्ट की आपने डीपीपी कर ली होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये खत्म होने वाले चैप्टर्स बस, तो इस वीक में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। चलो बाय बाय।